नमस्ते दोस्तों। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ लेबर लॉ के ऊपर 18वां वीडियो लेक्चर। अब तक हम इसके ऊपर 17 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं। लेबर लॉ के ऊपर जहां ये 18वां वीडियो लेक्चर है, वही इन दिनों में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 चल रहा है। उसके ऊपर 13वां वीडियो लेक्चर आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं, भरत कुमार जाजड़ा। ये जो अध्याय है, ये है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर नया अध्याय है 5B, 5ख। इसे 1976 में जोड़ा गया था। उससे पहले ये प्रावधान इसके नहीं थे। 1976 में जोड़ने के बाद में ये लागू हुआ है। तो 1947 में जब अधिनियम बना था तब ये नहीं था। मैंने आपको बताया कि जबरी छुट्टी और छंटनी से संबंधित प्रावधान जो 5A के है, वह भी बाद में जोड़े गए थे। 1953 में जोड़े गए थे और ये प्रावधान 1976 में जोड़े गए हैं। तो 76 में जोड़े गए हैं। क्या है टॉपिक का नाम, हमारे चैप्टर का नाम? स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू ले ऑफ, रिट्रेचमेंट एंड क्लोजर इन सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट। कतिपय स्थापनों में, यानी कुछ विशेष तरह के स्थापन है, केवल उनमें ही लागू होते हैं ये प्रावधान। अन्य के लिए जो प्रावधान लागू होते हैं वो हम पहले देख चुके हैं। जबरी छुट्टी, छंटनी और उपक्रम बंदी के जो प्रावधान थे हम पहले देख चुके हैं। ये जो प्रावधान है ये विशेष प्रावधान है और ये प्रावधान जो है कुछ विशेष क्षेत्र में ही लागू होता है, कतिपय स्थापनों में। कतिपय यानी कि कुछ विशेष, कतिपय जबरी छुट्टी, छंटनी और उसके बंद किए जाने के संबंध में विशेष उपबंध। हम इससे पहले के जो 2 वीडियो लेक्चर थे उसमें भी हमने जबरी छुट्टी, छंटनी और उपक्रम बंदी के बारे में देखा था। अब जो देख रहे हैं ये विशेष प्रावधान है। क्या फर्क है वो भी मैं बता देता हूं। जो पहले के प्रावधान थे वो उन उद्योगों को लागू होते हैं जिनमें 50 से ज्यादा मजदूर है लेकिन 100 से कम है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वहां पर पहले के प्रावधान लागू होंगे जो हमने वीडियो लेक्चर नंबर 16 और 17 के अंदर हमने देखे थे। और अब के जो प्रावधान है ये है वे उद्योग जिनमें 100 या 100 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं, वहां पर ये जो नए आज पढ़ेंगे वे प्रावधान लागू होंगे। 50 से कम मजदूर है वहां पर तो कोई प्रावधान है ही नहीं। जबरी छुट्टी, छंटनी के बारे में कोई मालिक के ऊपर, कोई मजदूरों के ऊपर कोई बंदिश है ही नहीं। 50 से 100 के ऊपर पहले के प्रावधान और 100 से ऊपर अगर मजदूर है तो अब के प्रावधान लागू होंगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी धारा 25 सेक्शन 25 के अध्याय 5ख का लागू होना। अध्याय 5ख वो है जो हम आज पढ़ रहे हैं। इस अध्याय के उपबंध ऐसे औद्योगिक स्थापनों को जो मौसमी प्रकार का नहीं है या ऐसे स्थापन नहीं है जिसमें काम केवल आंतरिक रूप से होता है लागू होंगे, जिसमें पूर्ववर्ती 12 आवास में प्रति कार्य दिवस को औसतन कम से कम 100 कर्मकार नियोजित थे। यानी कि जिसमें पूरे 12 साल में 12 महीने का औसत देखा जाए तो प्रतिदिन 100 मजदूर जहां काम थे वहीं पर यह लागू होगा। और साथ ही मौसमी प्रकार का उद्योग है या ऐसा स्थापन है जहां आंतरिक रूप से काम होता है, वहां पर यह प्रावधान लागू नहीं होंगे। यानी मौसमी उद्योग में लागू नहीं होंगे, आंतरिक रूप से अगर काम होता है तो वहां लागू नहीं होंगे, और बाकी स्थितियों में 100 से ज्यादा मजदूर जहां काम करते हैं, साल का औसत यही है, वहीं पर यह प्रावधान लागू होंगे। मैं आपको यह भी बता देता हूं कि 1976 में जब इस अधिनियम को रखा गया था तब 300 संख्या थी, लेकिन 1982 में संशोधन के द्वारा अब इसकी संख्या को घटाकर 100 कर्मचारियों तक सीमित कर दिया गया है। यानी 100 कर्मचारी है वहां पर भी अधिनियम को लागू कर दिया गया है, जबकि पूर्व के अंदर 5 के वहां लागू होता था जहां 300 या 300 से ज्यादा मजदूर काम करते थे। 25 टैग की उपधारा 2, यदि यह प्रश्न उठे कि कोई औद्योगिक स्थापन मौसमी प्रकार का है अथवा नहीं, उसमें काम केवल आंतरिक रूप से होता है या नहीं, तो उस पर समुचित सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा। और ऐसा ही प्रावधान हमने पिछले अध्यायों में देखा था, जहां 50 से 100 के मजदूर बीच में मजदूर है, वहां पर भी ऐसा ही था कि मौसमी प्रकार का है या नहीं, आंतरिक रूप से काम होता है कि नहीं, यह तय करने का काम समुचित सरकार का है। अब हम देखते हैं कुछ परिभाषाएं जो कि धारा 25 ठे में दी गई है। और 25 ठे की ये परिभाषा है
सिर्फ आज जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं उन्हीं पर ही लागू होती है। अंग्रेजी में अगर देखें तो सेक्शन 25L है। सबसे पहले देखेंगे औद्योगिक स्थापन से क्या अभिप्रेत है। आज की परिभाषा केवल आज के विषय तक ही सीमित है। औद्योगिक स्थापन से मतलब है चाहे वो कारखाना अधिनियम के अंतर्गत धारा 2 के अंतर्गत आने वाला कारखाना हो, या खान अधिनियम 1952 के अंतर्गत कोई खान आती हो, या बागान श्रम अधिनियम 1951 के अंतर्गत आने वाला कोई बागान हो, सभी को औद्योगिक स्थापन या इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट कहा जाएगा। इसी तरह से ख कहता है कि धारा 2 के खंड क के उपखंड 2 में किसी बात के होते हुए भी, उपखंड 2 यानी कि खान के बारे में होते हुए भी, किसी ऐसी कंपनी के संबंध में जिसके समादत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51% केंद्र सरकार द्वारा धृत है, यानी केंद्र सरकार द्वारा धारण किए गए हैं, अथवा किसी ऐसे निगम के संबंध में जो धारा 2 के खंड क के उपखंड 1 में निर्दिष्ट निगम नहीं है, जो संसद द्वारा बनाई गई किसी संधि के द्वारा या अधीन स्थापित किया गया है, केंद्रीय सरकार समुचित सरकार होगी। सारांश में कहे तो जिस कंपनी में 51% या उससे ज्यादा केंद्र सरकार के शेयर है, या जो संसद के द्वारा बनाई गई है कोई भी निगम या कोई कंपनी, उन सब में समुचित सरकार केंद्र सरकार मानी जाएगी। अब हम देखेंगे जबरी छुट्टी के प्रतिषेध के बारे में क्या प्रावधान है, जो कि 25 ड यानी कि 25M में दिए गए हैं। 25 ड नहीं है, ड डमरू वाला 25 ड है, जिसमें जबरी छुट्टी की मनाही के बारे में लिखा गया है। उपधारा 1 कहती है बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार से भिन्न, यानी बदली कर्मकार पर तो वैसे ही प्रावधान लागू ही नहीं होते जबरी छुट्टी के, ये मैं आपको बता चुका हूं। और आकस्मिक यानी कि कैजुअल जो वर्कमैन है उनके ऊपर भी ये प्रावधान लागू नहीं होते, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। तो बदली कर्मकार और आकस्मिक कर्मकार से भिन्न किसी कर्मकार की जिसका नाम औद्योगिक स्थापन के मास्टर रोल में दर्ज है, जिसे यह अध्याय लागू होता है, उसके नियोजक द्वारा कामबंदी, जबरी छुट्टी समुचित सरकार या ऐसे प्राधिकारी की जिसे वे इस निमित्त सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, जिसे इस धारा में इसके पश्चात विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कहा गया है, पूर्व अनुज्ञा के बिना जो इस निमित्त किए गए आवेदन पर प्राप्त की गई हो तभी की जाएगी, जबकि ऐसी कामबंदी या जबरी छुट्टी शक्ति की कमी या प्राकृतिक दुर्घटना, किसी खान की दशा में ऐसी कामबंदी जबरी छुट्टी अग्नि, बाढ़, ज्वलनशील गैस की अधिकता या विस्फोट के कारण भी की गई हो। तो ये कहता है कि ऐसा कोई कर्मचारी जिसका नाम मास्टर रोल में दर्ज है और जिसके ऊपर यह अध्याय लागू होता है, यानी कि जहां 100 या 100 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं, ऐसा स्थापन है, उसमें नियोजक द्वारा जब कभी भी कामबंदी या छुट्टी की जाएगी, जबरी छुट्टी की जाएगी, समुचित सरकार या ऐसे या उसका जो ऑथोराइज्ड अधिकारी है उससे पूर्व अनुज्ञा के लिए पहले से आज्ञा लेने के बाद में ही जबरी छुट्टी या कामबंदी की जाएगी, उसके बिना नहीं। जबकि हमने जो पहले देखे थे प्रावधान, उसके अंदर ऐसा था, जबरी छुट्टी के अंदर कहीं अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी, केवल मुआवजा लेने का प्रावधान था। छंटनी के अंदर जरूर वहां प्रावधान थे कि 60 दिन पहले नोटिस देना होता था, लेकिन जबरी छुट्टी में ऐसा नहीं था, पूर्व अनुज्ञा का वहां प्रावधान नहीं था। जब 50 से 100 मजदूर होते हैं और जहां 100 से ज्यादा मजदूर होते हैं, वहां अध्याय 5 ख लागू हो जाएगा। और ऐसी स्थिति के अंदर वहां जबरी छुट्टी भी अगर करनी है तो पहले केंद्र सरकार से या जो भी समुचित सरकार है उसे अनुमति लेने का प्रावधान रखा गया। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी रखे गए हैं। पूर्व अनुज्ञा के बिना कुछ परिस्थितियों के अंदर आप जबरी छुट्टी कर सकेंगे। वो कब कर सकते हैं वो इसमें लिखे गए हैं। पूर्व अनुज्ञा के बिना जो इस निमित्त किए गए आवेदन प्राप्त किए गए तभी की जाएगी, तभी यानी उन परिस्थितियों में की जाएगी जबरी छुट्टी जब कोई या तो शक्ति की कमी, लाइट ही फेलियर है, लाइट नहीं आई, ठीक है, प्राकृतिक दुर्घटना हो गई है, या खान की दशा के अंदर कोई कामबंदी या जबरी छुट्टी तब भी की जा सकती है जब कोई अग्निकांड हो गया, कोई बाढ़ आ गई है, कोई ज्वलनशील गैस की अधिकता हो गई है, कोई विस्फोटक पदार्थ के कारण हो गया, परिस्थिति ऐसी हो गई है, तब हम जो है समुचित सरकार की पूर्व अनुमति के बिना भी जबरी छुट्टी का प्रावधान कर सकते हैं। अन्यथा केंद्र सरकार या जो भी राज्य सरकार समुचित सरकार है उसे अनुमति लेने के बाद में ही जबरी छुट्टी करी जाएगी। अब देखते हैं उपधारा 2।
उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन नियोजक द्वारा विहित रीति से आश्रित कामबंदी जबरी छुट्टी के लिए कारण स्पष्ट रूप से बताते हुए किया जाएगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति की भी विहित रीति से संबंधित कर्मकारों पर साथ साथ तामील की जाएगी। सरकार का जो विभाग है या सरकार का जो अधिकृत अधिकारी है उससे तो अनुमति लेने के लिए एप्लीकेशन देनी है, साथ साथ उन कर्मकारों को जिनकी जबरी छुट्टी की जानी है उनको भी एक कॉपी देके उनको बताना है कि किस तरह से जबरी छुट्टी करी जा सकती है और कब करी जा सकती है, कारण क्या है। जहां किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन के जो खान है बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार से भिन्न है, कर्मकारों की उपधारा 1 के अधीन अग्नि, बाढ़ या ज्वलनशील गैस की अधिकता या विस्फोटक के कारण कामबंदी जबरी छुट्टी कर दी गई है, वहां ऐसे स्थापन के संबंध में नियोजक ऐसी कामबंदी जबरी छुट्टी के प्रारंभ की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर विहित रीति से समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को कामबंदी जबरी छुट्टी जारी रखने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करेगा। यानी जिस दिन जबरी छुट्टी करनी है उससे 30 दिन पहले एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी समुचित सरकार को और उसके बाद में ही आप जबरी छुट्टी की अनुमति मिलेगी। यानी 30 दिन पहले सूचना देनी होती है, लेकिन इसके अपवाद जो पहले हम देख चुके हैं, अग्नि है, बाढ़ आ गया, ज्वलनशील गैस की अधिकता, विस्फोटक हो गया, तो ऐसी स्थिति में अनुमति की आवश्यकता नहीं है। बाकी स्थितियों के अंदर 30 दिन की कालावधि के भीतर यानी 30 दिन के भीतर समुचित सरकार या उसका जो भी विनिर्दिष्ट अधिकारी है उसकी अनुज्ञा के लिए एप्लीकेशन लगानी होगी। कब लगानी होगी? 30 दिन पहले। जिस दिन जबरी छुट्टी करनी है उससे 30 दिन पहले। ठीक है, ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। मजदूरों को भी एक प्रति देनी है उस एप्लीकेशन की, ये हम उपधारा 2 में देख चुके हैं। जब भी जबरी छुट्टी करनी है मजदूरों को भी एक एप्लीकेशन की कॉपी मिलेगी और समुचित सरकार को 30 दिन पहले आप एप्लीकेशन लिखेंगे। अब देखते हैं उपधारा 4। जहां उपधारा 1 या उपधारा 3 के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन किया गया है वहां समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे और नियोजक, संबंधित कर्मकार और ऐसी जबरी छुट्टी में हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात ऐसी जबरी छुट्टी के कारणों की असलियत और पर्याप्तता को, कर्मकारों के हितों और सभी अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए आदेश द्वारा उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसी अनुज्ञा दे सकेगा या देने से इनकार कर सकेगी और ऐसे आदेश की एक प्रति नियोजक और कर्मकार को दी जाएगी। यह कहता है कि जब भी जबरी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लगाई जाएगी उपधारा 1 या उपधारा 3 के अंदर, उस एप्लीकेशन पर समुचित सरकार या उसका विनिर्दिष्ट प्राधिकारी विचार करेगा और विचार करने के बाद में जो उससे हितबद्ध व्यक्ति कौन हुए? एक तो नियोजक वर्ग जिन्होंने जबरी छुट्टी के लिए अर्जी लगाई है और वे मजदूर जिनकी जबरी छुट्टी की जानी है, उन सबको सुनवाई का युक्त अवसर दिया जाएगा और उसके बाद में जो जबरी छुट्टी के जो कारण लिखे गए हैं उन पे विचार करेगा कि किन कारणों से जबरी छुट्टी की जा रही है और वो कारण असली है या नहीं, पर्याप्त है या नहीं, उस पे भी विचार किया जाएगा। उस पे विचार करने के बाद कर्मकारों के हित और सभी अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए समुचित सरकार चाहे तो उस अर्जी को स्वीकार कर सकता है, स्वीकार करेगा तो कारण लेखबद्ध करेगा या वह अनुमति देने से इनकार कर सकता है। समुचित सरकार ऐसा भी कह सकती है कि इस पे अनुमति नहीं दी जाती है, यानी जबरी छुट्टी की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। और जैसा भी आदेश निकालेगा दोनों पक्षकारों को यानी नियोजक और मजदूर वर्ग को एक एक कॉपी दी जाएगी। उपधारा 5, जहां उपधारा 1 या उपधारा 3 के अंदर अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन दिया गया है और समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी तारीख से जिसको ऐसा आवेदन किया गया 60 दिन की कालावधि के भीतर नियोजक को अनुज्ञा देने या देने से इनकार करने वाले आदेश को संसूचित नहीं करता है, वहां वह अनुज्ञा जिसके लिए आवेदन किया गया उस 60 दिन की कालावधि के अवसान पर दी गई समझी जाएगी। समुचित सरकार को एप्लीकेशन लगा दी है जबरी छुट्टी की मंजूरी के लिए, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले 30 दिन का नोटिस देना पड़ता है। 30 दिन बाद की तारीख होगी जब समुचित सरकार को उस पे फैसला लेना है और समुचित सरकार ने उस पे 60 दिन तक कोई सुनवाई नहीं की, 60 दिन तक कोई आदेश नहीं दिया, तो माना जाएगा कि समुचित सरकार ने जो एप्लीकेशन लगाई उसे स्वीकार कर लिया और जबरी छुट्टी की अनुमति दे दी है, इस तरह का भाव समझ लिया जाएगा। यानी जिस दिन एप्लीकेशन लगाई है उसके 60 दिन में समुचित सरकार को निर्णय करना होगा और 60 दिन के भीतर अगर ना तो उन्होंने अनुज्ञा दी, परमिशन दी, इनकार किया,
ना ही कोई तरह की सूचना दी, ना ही कोई अंतिम आदेश दिया है, तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि सूचना स्वीकार कर ली है, एप्लीकेशन स्वीकार कर ली है। ठीक है, और जबरी छुट्टी अब करी जा सकती है। समुचित सरकारी या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इनकार करने वाला आदेश उपधारा 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम और संबंधित सभी पक्षकारों पर आबद्ध कर होगा और ऐसे आदेश की तारीख से 1 वर्ष के लिए प्रवृत्त होगा। समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने कोई भी अनुज्ञा दे दी है, स्वीकार कर लिया है या उसे इनकार कर लिया है, अब 1 साल तक इफेक्टिव होगा। 1 साल तक उन्हीं आधारों पर नई अर्जी नहीं लगाई जाएगी। अगर स्वीकार कर लिया है जबरी छुट्टी का प्रावधान, तो 1 साल तक जबरी छुट्टी जब भी समय हो, 1 साल में अधिकतम 45 दिन तक जबरी छुट्टी स्वीकार करी जा सकती है। और अगर इनकार कर दिया तो अब 1 साल तक नई एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती है। अब देखते हैं उपधारा 7। समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या नियोजक अथवा किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर उपधारा 4 के अधीन अनुज्ञा देने या देने से इनकार करने वाले अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा या उस विषय को न्याय निर्णय के लिए किसी अधिकरण को यथास्थिति निर्दिष्ट कर सकेगा या करा सकेगा। समुचित सरकार ने कोई भी अपना आदेश जारी किया है, चाहे तो जबरी छुट्टी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया हो चाहे इनकार किया हो, उसके ऊपर कभी भी पुनर्विलोकन कर सकेगा, यानी दोबारा विचार कभी भी कर सकेगा। और दोबारा विचार करने के बाद उसको लगता है समुचित सरकार को स्वयं कोई दोबारा निर्णय करना है तो स्वयं निर्णय ले सकेगी, या उसको लगता है कि इसको तो न्याय निर्णय करवाने की आवश्यकता है तो किसी भी अधिकरण को या श्रम न्यायालय को या किसी अन्य को निर्दिष्ट कर सकेगी। परंतु जहां इस उपधारा के अधीन कोई निर्देश किसी अधिकरण को दिया गया है, वहां वह ऐसे निर्देश की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर अधिनिर्णय देगा। और अगर अधिकरण को कोई ट्रिब्यूनल को आगे सौंपा गया है कि आप इसके ऊपर विचार कीजिए, पुनर्विचार, तो ट्रिब्यूनल जो है अब 30 दिन के भीतर भीतर फैसला करेगा। 30 दिन की कालावधि है। मैंने आपको बताया था 60 दिन की अवधि जो होती है उसके अंदर समुचित सरकार को फैसला लेना होता है, और 60 दिन के भीतर कभी भी उसने अगर अधिकरण को भेज दिया तो अब अधिकरण को अगले 30 दिन के अंदर अंदर फैसला लेना होगा। अब देखते हैं उपधारा 8। जहां उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है या जहां उपधारा 3 के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन उसमें निर्दिष्ट कालावधि के भीतर नहीं किया गया है, या जहां किसी कामबंदी जबरी छुट्टी के लिए अनुज्ञा देने से इनकार कर दिया गया है, वहां ऐसी कामबंदी जबरी छुट्टी को उस तारीख से जिसको कर्मकारों की कामबंदी जबरी छुट्टी दी गई है अवैध समझा जाएगा और कर्मकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सभी फायदों के ऐसे हकदार होंगे मानो उसको कामबंदी जबरी छुट्टी नहीं दी गई है। मानो अगर एप्लीकेशन ही नहीं लगाई कोई, किसके लिए? जबरी छुट्टी की प्रार्थना के लिए कोई आवेदन नहीं किया, और जहां अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन उसमें निर्दिष्ट कालावधि के भीतर नहीं किया, और अनुमति लेने के लिए कि सब जबरी छुट्टी करनी है इसके लिए कोई एप्लीकेशन लगाई ही नहीं है, कालावधि के भीतर आवेदन नहीं किया, और जहां किसी जबरी छुट्टी के लिए अनुज्ञा देने से इनकार कर दिया, या एप्लीकेशन तो लगाई लेकिन जबरी छुट्टी से इनकार कर दिया, समुचित सरकार ने कहा कि अब जबरी छुट्टी नहीं की जा सकती यहां, तो उस तारीख से जबकि जबरी छुट्टी को इनकार कर दिया जाएगा, वहां उसके बाद में अब जबरी छुट्टी नहीं की जा सकती और जबरी छुट्टी अवैध मानी जाएगी। और अगर जबरी छुट्टी कर दी तब भी मजदूर जो है सभी फायदों का हकदार होगा जो कि वह काम पर आने पर जिन फायदों का हकदार होता, क्योंकि अब जबरी छुट्टी अवैध हो चुकी है, अब ले ऑफ जो है अवैध हो चुका है। जबरी छुट्टी को कामबंदी भी हिंदी में कहते हैं, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब देखते हैं उपधारा 9। इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी समुचित सरकार यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी असाधारण परिस्थितियां जैसे स्थापन में दुर्घटना या नियोजक की मृत्यु या वैसी अन्य परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक है, तो वह आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि यथास्थिति उपधारा 1 या उपधारा 3 के उपबंध ऐसे स्थापन के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए लागू नहीं होंगे। इसमें लिखता है कि समुचित सरकार का कभी भी समाधान हो जाता है कि दुर्घटना या किसी नियोजक की मृत्यु या अन्य किसी असाधारण परिस्थितियों से जरूरी है तो वह आदेश दे सकेगी, किसी कालावधि के लिए कोई आदेश लागू नहीं होगा।
यानी कि जबरी छुट्टी के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह का आदेश जारी कर सकती है, निर्देश दे सकेगी। यथास्थिति उपधारा 1 या 3 के उपबंध ऐसे स्थापन के समय ऐसी कालावधि के लिए जो आदेश में निर्दिष्ट किए गए लागू नहीं होंगे, यानी कि एप्लीकेशन लगाने की अनिवार्यता के उपबंध ही लागू नहीं होंगे, तो ऐसी स्थिति में एप्लीकेशन के बिना भी जबरी छुट्टी करी जा सकती है, यानी बिना किसी समुचित सरकार की अनुमति के भी ऐसी स्थिति में जबरी छुट्टी करी जा सकती है जब कोई दुर्घटना हो गई है या कोई नियोजक की मृत्यु हो गई हो या अन्य विशेष परिस्थितियां हो गई है। धारा 25 ग के उपबंध उसके द्वितीय परंतु को छोड़कर इस धारा में निर्दिष्ट कामबंदी जबरी छुट्टी के मामलों को लागू होंगे। 25 ग के प्रावधान जो हमने पिछले 2 वीडियो पहले देखा था, उसके जो सभी प्रावधान हैं वो यहाँ जबरी छुट्टी के मामले में लागू होंगे, यानी कामबंदी और जबरी छुट्टी करने के लिए जो हमने देखा था कि अवधि है, उस अवधि की गणना कैसे की जानी है वो यहाँ पर लागू होगी, और जबरी छुट्टी के अन्य प्रावधान जो 25 ग के हैं वो भी लागू होंगे। स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजन के लिए नियोजक द्वारा कर्मकार की कामबंदी जबरी छुट्टी उस दशा में की गई नहीं समझी जाएगी जिसमें ऐसा नियोजक उस कर्मकार को वैकल्पिक नियोजन, जिसके लिए नियोजक की राय में कोई विशेष कौशल या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है और जो कर्मकार द्वारा किया जा सकता है उसी स्थापन में जिसमें उसकी कामबंदी जबरी छुट्टी की गई थी, या उसी नियोजक के किसी ऐसे अन्य स्थापन में जो उसी नगर या ग्राम में स्थित है, या जो उस स्थापन से जिसमें वो कर्मकार है उतनी दूरी पर स्थित है, उस कर्मकार के मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके स्थानांतरण से उसे असम्यक कष्ट नहीं होगा देता है, परंतु यह तब जबकि कर्मकार को प्राय सामान्य रूप से जितनी मजदूरी संदिग्ध की जाए उतनी ही मजदूरी उसे वैकल्पिक नियुक्ति के लिए भी दी जाए। ये प्रावधान भी लगभग पहले के अध्यायों जैसे ही है कि जब कभी नियोजक ने किसी मजदूरी की जबरी छुट्टी करनी है और जबरी छुट्टी करने के लिए उसने क्या किया कि उसने या तो उसी उद्योग के अंदर मजदूर को कोई दूसरा काम दे दिया, या अपने ही किसी दूसरे उद्योग में जो उसी की फैक्ट्री है या उसी का कोई कारखाना है वहां पर नियोजक ने कोई दूसरा काम दे दिया जो उसी गांव या नगर में स्थित है जिसमें कि मजदूर पहले काम कर रहा है और उतनी ही लगभग दूरी पर स्थित है जितनी कि मामले के तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बहुत अधिक कष्टकारक ट्रांसफर नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर, और अगर वो उतनी ही मजदूरी दे रहा है जितनी की पहले उसे मिल रही थी, तब वह जबरी छुट्टी नहीं मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में तो माना जाएगा उसको दूसरा काम दे दिया गया है, और जब दे दिया गया है तो जबरी छुट्टी का कोई मुआवजा भी उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में मालिक वर्ग ने उसको एक तरह से नौकरी से निकाला ही नहीं है। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी है कि नया काम जो दिया गया है उसमें विशेष कौशल या विशेष अनुभव चाहिए और मजदूर के पास नहीं है, तब जो है मजदूर इनकार कर सकेगा, लेकिन उसमें भी नियोजक देखेगा। नियोजक की राय के अंदर अगर उसके लिए विशेष कौशल या अनुभव जरूरी नहीं है, तब कर्मकार जो है इनकार नहीं कर सकेगा। अब देखते हैं छंटनी के लिए पूर्वभावी शर्तें। कर्मकार की अगर छंटनी होनी है, मैंने आपको बताया हम देख रहे हैं अध्याय 5 ख जो कि 1976 में जोड़ा गया है। ऐसे उद्योग जो जिसमें 100 या 100 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। हम पहले जो देख चुके हैं उसमें 50 से लेकर 100 मजदूर तक काम करते हैं। उन फैक्ट्रियों के लिए जो प्रावधान थे हम पहले देख चुके हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम देख रहे हैं पूर्वभावी शर्त ऐसे उद्योग के लिए जहां छंटनी हो रही है, जहां 100 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं, वहां छंटनी होनी है, उसके लिए शर्तें हैं। उपधारा 1 कहती है कि किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन में जिसे यह अध्याय लागू होता है, नियोजित किसी कर्मकार की जो किसी नियोजक के अधीन कम से कम 1 वर्ष की निरंतर सेवा में रह चुका है, उस नियोजक द्वारा छंटनी तभी की जाएगी। 1 साल की सेवा में जो मजदूर रह चुका है उसकी छंटनी के लिए शर्तें हैं। कर्मकार को 3 महीने की लिखित ऐसी सूचना दे दी गई है जिसमें छंटनी के कारण उपदर्शित किए गए सूचना की कालावधि का अवसान हो गया हो, और ऐसी सूचना के बदले में कर्मकार को सूचना की कालावधि के लिए मजदूरी का संदाय कर दिया गया है। 3 महीने के लिखित नोटिस दो या 3 महीने के मजदूरी दो, और उस अवधि के बीतने के बाद में ही
छंटनी करी जा सकती है। समुचित सरकार या ऐसे प्राधिकारी को जो उस सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, जिसे इस धारा में इसके पश्चात विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कहा जाता है, पूर्व अनुज्ञा द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर प्राप्त कर ली गई है। ऐसी छंटनी करने के लिए या तो समुचित सरकारी या समुचित सरकार का जो प्राधिकारी जिसे गजट में नोटिफाइड किया गया है, उससे अनुमति लेने के बाद में ही छंटनी करी जाएगी। उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन नियोजक द्वारा विहित रीति से आश्रित छंटनी के लिए कारण स्पष्ट रूप से बताते हुए किया जाएगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति भी विहित रीति से संबंधित कर्मकारों पर साथ साथ तामील की जाएगी। जब समुचित सरकार को छंटनी के लिए एप्लीकेशन लगाई जाएगी तो उसमें कारण भी बताए जाएंगे कि किन कारणों से छंटनी करी जा रही है और उस एप्लीकेशन की एक कॉपी जो भी संबंधित कर्मकार है जिनकी छंटनी की जानी है उनको भी दी जाएगी। जहां उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन दिया गया है, वहां समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे और नियोजक को अवसर देने के पश्चात संबंधित कर्मकार और ऐसी छंटनी में हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात नियोजक द्वारा कथित कारणों की सत्यता और पर्याप्तता को कर्मकारों के हितों और सभी अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए आदेश द्वारा और उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसी अनुज्ञा दे सकेगा या देने से इनकार कर सकेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति नियोजक और कर्मकारों को भेजी जाएगी। जब भी कभी एप्लीकेशन लगाई जाती है छंटनी के लिए तो समुचित सरकार या निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी सुनवाई करेगा, उसको जांचेगा कि जो कारण लिखे गए वो उचित है या नहीं है, उनको जांचेगा और उसके ऊपर वो सोच समझकर कोई निर्णय लेगा और उसके निर्णय लेने के लिए जो भी छंटनी संबंधी निर्णय है सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दोनों पक्षकारों को देगा, जिनकी छंटनी होनी है और नियोजक वर्ग दोनों को सुनवाई का अवसर देगा और देखेगा कि जो जो नियोजक ने अपनी एप्लीकेशन में बातें लिखी गई है क्या वह सत्य है, क्या वह पर्याप्त कारण है, उनके ऊपर विचार करेगा, सुसंगत बातों को देखेगा और उसके बाद कोई निर्णय देगा। निर्णय जब भी दिया जाएगा तो उसमें कारण सहित निर्णय दिए जाएंगे, यानी निर्णय में वो कारण भी लिखे जाएंगे जिसके कारण से एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए छंटनी की अनुमति दी गई है। और अगर समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी चाहे तो अनुमति देने छंटनी की अनुमति देने से इनकार भी कर सकता है। दोनों ही स्थितियों में चाहे वो छंटनी को अनुमति दे या ना दे, दोनों ही स्थितियों में जो आदेश होगा इसकी एक कॉपी नियोजक वर्ग को और एक कॉपी कर्मकार वर्ग को दी जाएगी। धारा 25 ध या सेक्शन 25N की उपधारा 4 में लिखा गया है, जहां उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन दिया गया है और समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियोजक को ऐसी तारीख से जिसको ऐसे आवेदन दिया गया 60 दिन की कालावधि के भीतर अनुज्ञा देने वाले या अनुज्ञा देने से इनकार करने वाले आदेश को संसूचित नहीं किया जाता है, वहां वह अनुज्ञा जिसके लिए आवेदन दिया गया 60 दिन की कालावधि के अवसान पर दे दी गई ऐसा समझा जाएगा। छंटनी के लिए कोई एप्लीकेशन समुचित सरकार को लगाई लेकिन 60 दिन में ना तो उन्होंने छंटनी के लिए आदेश दिया ना ही इनकार किया तो 60 दिन की अवधि के बाद माना जाएगा कि समुचित सरकार ने अनुमति दे दी है। समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का अनुज्ञा देने वाला या अनुज्ञा देने से इनकार करने वाला आदेश उपधारा 6 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम होगा और संबंधित सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा और ऐसे आदेश की तारीख से 1 वर्ष के लिए प्रवृत्त होगा। समुचित सरकार ने अनुज्ञा देने का फैसला किया या अनुज्ञा देने से इनकार करने का फैसला किया, दोनों ही आदेश 1 साल तक अंतिम होंगे। 1 साल तक अब उन्हीं आधारों पर दोबारा एप्लीकेशन नहीं लगाई जाएगी, ना ही कहीं और वह प्रश्नगत किया जाएगा। 1 साल के लिए प्रवृत्त होगा। 1 साल के बाद में अगर नए कारण बनते हैं तो दोबारा एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। उपधारा 6 कहती है, समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी स्वयं प्रेरणा से या नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा दिए गए आवेदन पर उपधारा 3 के अधीन अनुज्ञा देने वाले या अनुज्ञा देने से इनकार करने वाले अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा या इस विषय को न्याय निर्णय के लिए किसी अधिकरण को यथास्थिति निर्दिष्ट कर सकेगा या करा सकेगा। एक बार समुचित सरकार ने छंटनी के लिए कोई आदेश दे दिया या इनकार कर दिया, उसका समुचित सरकार फिर से पुनर्विलोकन कर सकेगी, चाहे तो स्वयं कर सकेगी, चाहे तो उसे पुनर्विचार के लिए किसी अधिकरण को भी मामले को सौंप सकेगी। और जब भी कभी अधिकरण को मामला सौंपा जाता है तो अधिकरण को 30 दिन के भीतर भीतर अपना निर्णय देना होगा।
उपधारा 7, 25 ढ की उपधारा 7, सेक्शन 25N की उपधारा 7, जहां उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञा देने के लिए आवेदन नहीं किया गया है या जहां किसी छंटनी के लिए अनुज्ञा देने से इनकार कर दिया गया है, वहां ऐसी छंटनी को ऐसी तारीख से जिसको कर्मकार को छंटनी की सूचना दी गई है अवैध समझा जाएगा और कर्मकार उस समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन सभी फायदों का ऐसे हकदार होगा मानो उसे कोई सूचना नहीं दी गई है। बिना किसी आवेदन के, बिना सरकार की पूर्व अनुमति के अगर किसी उद्योग ने जहां 100 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं सीधा ही बिना किसी अनुमति के छंटनी कर दी है तो ऐसी छंटनी अवैध मानी जाएगी और कर्मकार ऐसी छंटनी के बावजूद जब उसे काम नहीं मिला पूरी मजदूरी का हकदार होगा, भले उसे काम नहीं दिया गया सभी फायदों का हकदार होगा। जब वो नौकरी कर रहा होता है तो जो मिलते उसको फायदे। उपधारा 8 कहती है कि इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी समुचित सरकार यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसी असाधारण परिस्थितियों जैसे उपक्रम में दुर्घटना या नियोजक की मृत्यु या उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक है तो वह आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि उपधारा 1 के उपबंध ऐसे उपक्रम के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए लागू नहीं होंगे। समुचित सरकार अगर चाहे तो विशेष स्थितियों के अंदर जब या तो दुर्घटना हो जाए या नियोजक की मृत्यु हो जाए या असाधारण स्थितियां हो जाए और समुचित सरकार का समाधान हो जाता है कि इस तरह की परिस्थिति विद्यमान है तो वह कोई आदेश दे सकेगी कि उपधारा 1 के उपबंध लागू नहीं होंगे, यानी दूसरी स्थिति में छंटनी के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बिना किसी समुचित सरकार की अनुमति के भी कुछ छंटनी करी जा सकती है। उपधारा 9, जहां उपधारा 3 के अधीन छंटनी के लिए अनुज्ञा दी गई है या छंटनी की अनुज्ञा उपधारा 4 के अधीन छंटनी के लिए अनुज्ञा दी गई समझी गई है, वहां ऐसी प्रत्येक कर्मकार को इस धारा के अधीन अनुज्ञा के लिए किए गए आवेदन की तारीख से ठीक पूर्व किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक कर्मकार छंटनी के समय ऐसा प्रतिकर पाने का हकदार होगा जो निरंतर सेवा के संपूरित वर्ष या उसकी भाग के जो 6 वर्ष से अधिक हो 15 दिन के औसत वेतन के बराबर होगा। जब कभी उपधारा 3 के अधीन छंटनी के लिए अनुज्ञा दे दी है, यानी समुचित सरकार ने कह दिया है कि अब छंटनी करी जा सकती है, या उपधारा 4 के दिन छंटनी के लिए अनुज्ञा दे दी गई समझी गई, यानी 60 दिन तक समुचित सरकार ने कोई फैसला ही नहीं लिया छंटनी के आदेश के ऊपर और ऐसी स्थिति में यह उपधारणा कर ली गई है कि समुचित सरकार ने छंटनी के लिए अनुमति दे दी गई है। दोनों ही स्थितियों में जब छंटनी करी जाएगी तो ऐसी स्थिति में जब भी छंटनी की जाएगी तो मजदूर को प्रतिकर देने के बाद में छंटनी की जाएगी जो हर 6 मास की सेवा के एवज में 15 दिन के औसत वेतन के बराबर मुआवजा होगा। अगर किसी मजदूर ने 5 साल काम किया है तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको लगभग 5 साल गुणा 30 दिन यानी कि 150 दिन का वेतन देना पड़ सकता है। अब देखते हैं उपक्रम बंद किए जाने की प्रक्रिया। छंटनी जब होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर कुछ विशेष मजदूरों को ही निकाला जाता है, कुछ सीमित संख्या में मजदूरों को निकाला जाता है। लेकिन जब उपक्रम बंदी है तो वो एक तरह से सभी मजदूरों की छुट्टी है, पूरे उद्योग को ही बंद जब कर दिया जाता है तो उसके बारे में जो विशेष प्रावधान है वो देखते हैं। कोई नियोजक जो किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन को जिसे यह अध्याय लागू होता है उपक्रम को बंद करने का आशय रखता है, उपक्रम को आश्रित बंदी के कारणों का स्पष्टतः कथन करते हुए विहित रीति से समुचित सरकार को उस तारीख से जिसको आश्रित बंदी प्रभावी होती है कम से कम 90 दिन पूर्व अनुज्ञा के लिए आवेदन करेगा और साथ ही आवेदन की एक प्रति विहित रीति से कर्मकारों के प्रतिनिधि को भी तामील करेगा। जब भी कभी कोई उपक्रम को बंद करना है तो 3 महीने पहले यानी कि 90 दिन पहले अनुज्ञा लेने के लिए समुचित सरकार को एप्लीकेशन देगा कि अगले 90 दिन के बाद में उसे उद्योग को बंद करना है। परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे उपक्रम को लागू नहीं होगी जो भवनों, पुलों, सड़कों, नहरों, बांधों या अन्य संनिर्माण कार्य के लिए स्थापित किए गए हैं। यानी अगर कोई ऐसा उद्योग है जिसका काम ही भवन निर्माण है, सड़क पुल या नहर का निर्माण है, तो ऐसे काम तो वैसे ही अस्थायी होते हैं, जब खत्म हो जाते हैं तो अपने आप ही उपक्रम बंद हो जाता है। तो ऐसे उपक्रम बंदी के लिए कोई 90 दिन के नोटिस की आवश्यकता नहीं है, कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है और बिना किसी अनुमति के भी उपक्रम को बंद किया जा सकता है। ये सब लिखा हुआ था 25 यानी कि सेक्शन 25O के अंदर लिखा हुआ है।
अब देखते हैं 25 की यानी कि सेक्शन 25O की उपधारा 2। जहां उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन किया गया है, वहां समुचित सरकार ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे और नियोजक, कर्मकार और ऐसे बंद किए जाने में हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात नियोजक द्वारा कथित कारणों की सच्चाई और पर्याप्तता, जन साधारण के हितों और अन्य सभी सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए आदेश द्वारा और ऐसे कारणों सहित जो अभिलिखित किए जाए ऐसी अनुज्ञा दे सकेगा या अनुज्ञा देने से इनकार कर सकेगा। ऐसे आदेश की एक प्रति नियोजक और कर्मकार को भेजी जाएगी। समुचित सरकार को जब कभी भी उद्योग बंदी की कोई या उपक्रम बंदी की सूचना दी जाती है तो ऐसी स्थिति में समुचित सरकार जैसा ठीक समझे नियोजक और कर्मचारी दोनों को सुनवाई का अवसर देगी। जो नियोजक वर्ग है जिसने एप्लीकेशन लगाई है और जिन मजदूरों के ऊपर प्रभाव पड़ना है उस उद्योग बंदी का, उन सबको सुनवाई का एक अवसर देगा। और उसके बाद में एप्लीकेशन में जो कारण लिखे गए उनकी सच्चाई, पर्याप्तता देखेगी, जनसाधारण के हित देखेगी, अन्य सुसंगत बातें उनको देखने के बाद में समुचित सरकार चाहे तब तो उपक्रम बंदी के इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उपक्रम बंदी की अनुमति दे सकेगी और चाहे तो उपक्रम बंदी से इनकार भी कर सकेगी। और दोनों ही स्थितियों में जो आदेश दिया जाएगा उसकी एक एक कॉपी जो है संबंधित व्यक्तियों यानी कि नियोजक वर्ग और कर्मकार वर्ग दोनों को दी जाएगी। उपधारा 3 जो है 25 के उपधारा 3 वो देखते हैं। जहां उपधारा 1 के अधीन आवेदन किया गया है और समुचित सरकार उस तारीख से जिसको ऐसा आवेदन किया गया 60 दिन की कालावधि के भीतर नियोजक को अनुज्ञा या अनुज्ञा देने से इनकार करने की सूचना नहीं देती, वह ऐसी अनुज्ञा जिसके लिए आवेदन किया गया उक्त 60 दिन की कालावधि के अवसान पर दी गई ऐसी समझी जाएगी। उपक्रम बंदी के लिए एप्लीकेशन लगाई समुचित सरकार या उसके किसी अधिकारी के पास, लेकिन 60 दिन में उसने कोई फैसला ही नहीं किया, ना तो नियोजक को अनुज्ञा दी कि उपक्रम बंदी की जा सके और ना ही उन्होंने इनकार किया और कोई सूचना भी नहीं दी और 60 दिन बीत चुके हैं एप्लीकेशन दिए हुए, तो माना जाएगा कि अब एप्लीकेशन दे दी, ऐसी उपधारणा कर ली जाएगी। उपधारा 4 लिखती है कि अनुज्ञा देने या देने से इनकार करने वाला समुचित सरकार का कोई आदेश उपधारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम होगा और वह सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। ऐसे आदेश की तारीख से 1 वर्ष तक प्रवृत्त रहेगा। समुचित सरकार ने अगर सुनवाई करने के बाद में अनुज्ञा दे दी है या उसे इनकार कर दिया, जैसी भी स्थिति है, ऐसा आदेश अंतिम होगा। 1 साल तक उन्हीं आधारों पर अब दोबारा एप्लीकेशन भी नहीं लगाई जा सकती और वही फैसला अंतिम होगा। उपधारा 5 समुचित सरकार चाहे स्वयं प्रेरणा पर या नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा आवेदन किए जाने पर उपधारा 2 के अधीन अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इनकार करने वाले आदेश को पुनर्विलोकन कर सकेगी या मामले को न्याय निर्णय के लिए अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगी। समुचित सरकार के पास में अनुमति ये छूट है कि एक बार में अगर उन्होंने उपक्रम बंदी का कोई आदेश दे दिया या इनकार कर दिया, उसका भविष्य में पुनर्विलोकन भी कर सकेगी। परंतु जहां इस उपधारा के अधीन अधिकरण को निर्देश दिया गया है, वहां ऐसे निर्देश की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर अधिनिर्णय पारित करेगा। समुचित सरकार चाहे तो स्वयं पुनर्विलोकन न करे, किसी अधिकरण को भी कह सकती है कि आप इसके ऊपर विचार कीजिए और अधिकरण को जब भी ऐसा मामला सौंपा जाता है, अधिकरण को 30 दिन के भीतर भीतर अपना अधिनिर्णय देना होगा। जहां उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन उसमें निर्दिष्ट कालावधि के भीतर नहीं दिया गया है, वहां और जहां उपक्रम बंद करने के लिए अनुज्ञा देने से इनकार कर दिया गया, वहां उपक्रम बंद करने की तारीख से उसका बंद किया जाना अवैध समझा जाएगा और कर्मकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सभी फायदों का हकदार होगा, मानो उपक्रम बंद ही नहीं किया गया हो। कोई भी एप्लीकेशन लगाई उपक्रम बंदी के लिए और उसे समुचित सरकार ने खारिज कर दिया, समुचित सरकार ने कह दिया कि उपक्रम बंदी नहीं की जा सकती, या एप्लीकेशन लगाई नहीं गई कि कोई अनुमति मांगी नहीं गई उपक्रम बंदी के लिए और बिना समुचित सरकार की अनुमति के उपक्रम बंद कर दिया गया, दोनों ही स्थितियों के अंदर उपक्रम बंदी को अवैध माना जाएगा और ऐसी अवैध उपक्रम बंदी होने पर मजदूर के पूरे हक मिलेंगे। भले उसे काम नहीं मिला फिर भी उसे पूरी मजदूरी का हक मिलेगा, जैसे उपक्रम बंदी हुई ही नहीं हो। उपधारा 7 कहती है कि इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी
यदि समुचित सरकार का यह समाधान हो जाता है कि असाधारण परिस्थितियों के कारण, जैसे कि उपक्रम में दुर्घटना या नियोजक की मृत्यु या उसी प्रकार की परिस्थिति के कारण ऐसा करना आवश्यक है, तो वह आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि उपधारा 1 के उपबंध ऐसे उपक्रम के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाए लागू नहीं होंगे। ये कहता है कि कोई असाधारण परिस्थिति बन गई, जैसे कोई उपक्रम में दुर्घटना हो गई या नियोजक की मृत्यु हो गई, तो ऐसी स्थिति में उपक्रम बंदी सीधी की जा सकती है, बिना किसी पूर्व अनुमति के भी समुचित सरकार जो है उपक्रम बंदी का आदेश दे सकती है। उपक्रम बंदी इस तरह की परिस्थितियां हैं जो बताया है कि असाधारण परिस्थितियां हैं, या कोई दुर्घटना होगी या नियोजक की मृत्यु होगी है, या विशेष परिस्थितियां जो इसी कैटेगरी में आने वाली है। धारा 8 कहती है कि उपधारा 2 के अधीन ऐसे उपक्रम के बंद किए जाने के लिए अनुज्ञा दी जाती है, या जहां उपधारा 3 के अधीन बंद किए जाने के लिए अनुज्ञा दी गई समझी जाती है, वहां इस धारा के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन की तारीख के ठीक पूर्व उस उपक्रम में नियोजित प्रत्येक कर्मकार प्रतिकर पाने का हकदार होगा, जो निरंतर सेवा के हर संपूरित वर्ष या 6 माह से अधिक के उसके किसी भाग के लिए 15 दिन के औसत वेतन के बराबर होगा। यह कहता है कि अगर उपक्रम को बंद करने के लिए समुचित सरकार ने अनुमति दे दी गई है या बंद कर दिया गया है, ऐसी उपधारणा कर ली गई है, सरकार को अनुमति एप्लीकेशन लगाई गई लेकिन सरकार ने 60 दिन तक उस पर कोई फैसला ही नहीं लिया, तो ऐसे उपधारणा कर ली गई है उपधारा 3 के अधीन की अनुमति दे दी है। ऐसी दोनों ही स्थितियों के अंदर अब वहां मजदूरों को हटाकर उपक्रम बंदी की जा सकती है, लेकिन उपक्रम बंदी करने से पहले मजदूरों को प्रतिकर देना होगा, जो हर 1 साल की निरंतर सेवा के एवज में 15 दिन के औसत वेतन के बराबर होगा। लेकिन अगर किसी मजदूर ने 3 वर्ष काम किया है तो ऐसी स्थिति में उसे 3 महीने का वेतन मिलेगा प्रतिकर के रूप में। धारा 25 यानी सेक्शन 25P है, उसमें लिखा हुआ है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1976 के प्रारंभ के पूर्व बंद किए गए उपक्रमों को पुनः चालू करने के बारे में विशेष उपबंध। मैंने आपको बताया कि ये जो आज हम अध्याय पढ़ रहे हैं इसे 1976 में जोड़ा गया है। औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ के पूर्व जो उपक्रम बंद किए गए उपक्रमों को, अगर एक उपक्रम को बंद कर दिया गया है और पुनः चालू किया जाता है, पुनः चालू करने के बारे में विशेष उपबंध है, वह लागू होंगे। यदि किसी औद्योगिक स्थापन के जिसे यह अध्याय लागू होता है किसी उपक्रम के बारे में जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1976 के प्रारंभ के पूर्व बंद किया गया, समुचित सरकार की राय है कि ऐसे उपक्रम नियोजक के नियंत्रण के परे की अपरिवर्तनीय परिस्थितियों के कारण से अन्यथा बंद किया गया है, उपक्रम के पुनः चालू किए जाने की संभावना है, तो उस पर विचार करेगा। साथ ही वो देखेगा कि ऐसे उपक्रम के बंद किए जाने के पूर्व उसमें नियोजित कर्मकारों के पुनर्वास के लिए या जन समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय तथा सेवाएं बनाए रखने के लिए या दोनों के लिए उपक्रम को पुनः करना रहना आवश्यक है, और उपक्रम के पुनः चालू करने के परिणाम स्वरूप नियोजक को उस उपक्रम के संबंध में कष्ट नहीं होगा, तो वैसे नियोजक और कर्मकारों को अवसर देने के पश्चात राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि उपक्रम ऐसे समय के भीतर जो आदेश की तारीख से 1 मास से कम न हो, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, पुनः चालू होगा। इसमें बताया है कि 1976 से यह अध्याय लागू हुआ है। 1976 से पहले ही किसी उपक्रम की बंदी कर दी गई है, और बंदी कर दी गई तो उस समय तो सरकार के पास में अधिक अधिकार थे नहीं। 1976 में अधिकार आ गए, तो 1976 में अधिकार आने के बाद में 1976 से पहले के जो उपक्रम बंद किए गए हैं, सरकार उन पर भी विचार कर सकती है और देखेगी कि उचित कारणों पर बंद किए गए हैं या नहीं किए गए। और अगर सरकार को लगता है जनहित में है या कोई उचित परिस्थितियां है जो कि इस धारा में लिखी गई है, तो समुचित सरकार ऐसे उपक्रम को दोबारा चालू करने के लिए कह सकती है, जो आदेश की तारीख से कम 1 महीने बाद की कोई तारीख होगी, उस तारीख से उपक्रम को दोबारा चालू करना होगा। इसके बारे में समुचित सरकार आदेश दे सकती है। धारा 25 सेक्शन 25Q में लिखा गया है, पूर्व अनुज्ञा के बिना कामबंदी, जबरी छुट्टी या छंटनी के लिए शास्ति यानी कि पेनल्टी। जो नियोजक धारा 25
ड के या धारा 25 ढ के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। सरकार से अनुमति ली नहीं है, उसके बिना ही जबरी छुट्टी या छंटनी कर दी है तो नियोजक वर्ग को 1 महीने का कारावास या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजाएं मिल सकती है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि मजदूर जो है उसको जबरी छुट्टी या छंटनी की गई है बिना किसी अनुमति के तो उसको पूरा वेतन मिलेगा, पूरे उसको लाभ मिलेंगे जो वह उसे तब मिलते जब वह काम कर रहा होता। अब देखते हैं बंद करने पर शास्ति है। बंद का मतलब उपक्रम बंद करने पर शास्ति। जो नियोजक किसी उपक्रम को उपधारा 25 नए की उपधारा 1 के उपबंधों का अनुपालन किए बिना बंद करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। किसी उपक्रम को बिना अनुमति अगर कोई बंद कर देता है जहां 100 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में 6 महीने तक का कारावास या 5000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों दंड से दंडनीय किया जा सकता है। जो नियोजक धारा 25 नए की उपधारा 2 के अधीन किसी उपक्रम को बंद करने की अनुज्ञा देने से इनकार करने वाले किसी आदेश या धारा 25 के अधीन दिए गए किसी निर्देश का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से। और जहां उल्लंघन जारी रहता है वहां अतिरिक्त जुर्माने से जो 2 सिद्धि के पश्चात से प्रत्येक दिन के लिए जिसको प्रत्येक उल्लंघन जारी रहता है 2000 रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। यह कहता है कि कोई भी नियोजक 25 नए की उपधारा 2 के अधीन उपक्रम को बंद करने की अनुज्ञा देने से इनकार करने वाले आदेश या धारा 25 के अधीन दिए गए निर्देश का उल्लंघन करेगा। सरकार ने उपक्रम को बंद करने के अनुज्ञा देने से इनकार कर दिया और इनकार करने के बावजूद भी उस आदेश का उल्लंघन करते हुए उपक्रम को बंद कर दिया तब उसे 1 साल का कारावास या 5000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजाएं मिलेगी। और जब तक ऐसा अपराध चालू है यानी जितने दिन चालू है प्रतिदिन के लिए 2000 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया 25 नए के अंतर्गत अगर उसने एप्लीकेशन नहीं दी है और बिना एप्लीकेशन के उपक्रम को बंद कर दिया बिना अनुमति के तब तो है 6 महीने का कारावास या 5000 तक का जुर्माना। लेकिन एप्लीकेशन लगाई और समुचित सरकार ने मना कर दिया कि उपक्रम बंद नहीं करना है, अब बंद कर देता है तो सजा बढ़कर 6 महीने की जगह 1 साल की हो जाएगी और जुर्माना वही 5000 तो है ही है। और साथ ही साथ प्रत्येक चालू रहने वाले अपराध यानी जब तक वो उपक्रम चालू रहता है रोज के लिए 2000 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 25 में प्रावधान है कि ऐसे औद्योगिक स्थापनों को जिसे यह अध्याय लागू होता है अध्याय 5 के कतिपय उपबंधों का लागू होना, यानी कि जहां 100 से ज्यादा मजदूर है वहीं पर यह आज वाला अध्याय लागू होगा 5 तो ऐसे उद्योगों को 5 के भी कुछ उपबंध लागू होंगे। अध्याय 5 की धाराएं 25 घ 25 च 25 छ 25 ज और 25 ये के उपबंध ऐसे औद्योगिक स्थापन के उपबंध में भी जिसे इस अध्याय के उपबंध लागू होते हैं यथाशक्य लागू होंगे। कुछ प्रावधान ऐसे ही लागू होंगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि साल भर की निरंतर सेवा की गणना कैसे की जानी है। निरंतर सेवा की गणना करने के साथ उसे किसी मजदूर को मजदूरी की उसको मुआवजा देने के समय क्या बातों का ध्यान रखा जाना है, ये सारे जो प्रावधान हैं वो पहले जो लागू होते थे वो इस अध्याय में भी लागू होते रहेंगे। अब देखते हैं अनुचित श्रम व्यवहार के बारे में। 25 नए में जोड़े गए, ये भी सब प्रावधान 1976 में जोड़े गए, 1976 से पहले ये नहीं थे। अनुचित श्रम व्यवहार पर प्रतिषेध। कोई नियोजक या कर्मकार या व्यवसाय संघ, चाहे व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं, कोई अनुचित श्रम व्यवहार नहीं करेगा, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस नहीं करेगा। और अगर अनुचित श्रम व्यवहार करता है तो अनुचित श्रम व्यवहार के लिए शास्ति यानी पेनल्टी है। जो कोई व्यक्ति अनुचित श्रम व्यवहार करेगा वो 6 महीने तक के कारावास से या जुर्माने से जो 1000 तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। यानी अनुचित श्रम व्यवहार करने पर सजा कितनी है? 6 महीने का कारावास या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती है।
इसी के साथ ही आज का 18वां वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और औद्योगिक विवाद अधिनियम के ऊपर ये 13वां वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। मैं भरत कुमार जाजड़ा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।